इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ होती है। अंग्रेजी में इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं। हमें IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले IUPAC फॉर्मूला पता हो। अगर हमारे पास IUPAC फॉर्मूला हमें पता है तो हम किसी भी यौगिक का नाम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और वो फार्मूला क्या होता है, जैसे आपके सामने हमने IUPAC फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आपके सामने क्या लिखा है, परफिक्स लिखा है। इस परफिक्स का तो हमें इस परफिक्स को पूर्व लग्न के नाम से जाना जाता है। या क्या ये क्या होता है, ये आपका साइड चेन होती है। क्या होती है ये परफिक्स, जो भी होगा वो आपका क्या होगा, साइड चेन। और साइड चेन को हिंदी में कहते हैं आप पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला। और पार्श्व श्रृंखला की हमें क्या होगी, पहचान हो जाएगी अपने आप। लेकिन इसमें सबसे मुख्य जो है आपका क्या है, वर्ड रूट ही है तो सभी मुख्य, लेकिन वर्ड रूट क्या है, आपकी जनक श्रृंखला है। और वर्ड रूट अगर हमने किसी यौगिक के सूत्र में पहचान ली तो हम प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को देखने के बाद उसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन इस वर्ड रूट को पहचानने के लिए हमें पूरी तरह से बॉन्डिंग आनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग। अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पता है तो आप उसमें क्या नहीं पहचान सकते, जनक श्रृंखला नहीं ढूंढ पाओगे, यानी कि वर्ड रूट आप उसमें नहीं पहचान पाओगे। आगे चल में तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम इस फार्मूले को भी समझेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या आनी चाहिए, कार्बन चेन बनाना आना चाहिए। हमें क्या आना चाहिए, कार्बन चेन बनाना आना चाहिए, कार्बन चेन। और कार्बन चेन बनाने के लिए आपको सबसे मुख्य बात क्या चीज पता होती है, कार्बन चेन बनाने के लिए आपको पता होता है कार्बन की वैलेंसी। और आपका जो सामान्य हाइड्रोकार्बन में जो आते हैं आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, अगर ये तीन चीजें आपको पता है, जैसे मान लीजिए कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और आपका जो सामान्य जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन होते हैं सामान्य हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर इनका आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, वर्ड रूट को बहुत आराम से बना सकते हो। आगे समझ में, और वर्ड रूट जब आपको पहचान हो जाएगी तो आप उसमें वर्ड रूट में जब आपको बॉन्डिंग पता होगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा, प्राइमरी सफिक्स में हमें सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग तो देखना है। कार्बन कार्बन चेन में जो कार्बन है उनके बीच बॉन्ड किस टाइप का है, अगर सिंगल बॉन्ड है या कहीं डबल बॉन्ड है या कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, यही तो पहचानना है। तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स में हमें उन बॉन्डों को लिखना होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, और उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए आपको एनी वर्ड यूज करना पड़ेगा प्राइमरी सफिक्स के स्थान पर। और अगर कार्बन चेन में कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए आपको इन यूज करना पड़ेगा सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स की जगह। और अगर कार्बन चेन में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आया तो आपको उसमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्राइमरी सफिक्स के स्थान पर आइन यूज करना पड़ेगा, बाई एन आइन। इसके बाद अगर मान लीजिए ये चीज हमें पहचान हो जाती है तो हमें ये देख लेना होगा कि उसमें जो सेकेंडरी सफिक्स क्या है। सेकेंडरी सफिक्स द्वितीयक अनुलग्न को आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। ये क्या होता है आपका, फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। और वैसे आप इसको क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूह। और यह प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। प्रक्रियात्मक समूह की डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला में कोई ऐसा परमाणु या समूह जो उसके रासायनिक गुणों के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो, या रासायनिक गुणों के प्रति उसकी क्या है, जिम्मेदारी है, तो वो क्या होता है, आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। सामान्य भाषा में अगर फंक्शनल ग्रुप आप देखते हैं तो 10th क्लास में आप फंक्शनल ग्रुप में पढ़ के आए थे, OH अगर आपको दिखता था तो आप जानते थे कि सर ये फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल है। आगे में अगर आपको लिखा हुआ दिखता था X तो आप कहते थे कि सर ये फंक्शनल ग्रुप हैलोजन है। लेकिन अगर हैलोजन है तो वो फंक्शनल ग्रुप तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, परफिक्स के रूप में रहेगा। आगे में अगर मान लीजिए आपके सामने COOH है तो आप कहते थे कि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आपके सामने CN है तो आप कहते थे सर ये फंक्शनल ग्रुप जो साइनाइड है, इसे IUPAC में नाइट्राइल बोलते हैं। अगर आपके सामने CHO होता था तो आप कहते थे सर ये एल्डिहाइड है। अगर आपके सामने C डबल बॉन्ड O होता था तो आप इसको कहते थे ये कीटोन है। तो इस टाइप से आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान बहुत आराम से हो जाएगी। और हमें उस श्रृंखला में जो कार्बन नंबरिंग करनी पड़ेगी वो फंक्शनल ग्रुप
और जो आपका पेयर्ड बॉन्ड हो सकता है, प्राइमरी सफिक्स जो होता है और आपका परफिक्स जो होता है, इनको ध्यान में रख के करनी पड़ेगी। यानी कि सबसे मुख्य बात देख रहे हैं, पहले श्रृंखला तो देखनी है, श्रृंखला क्या है, लेकिन उस श्रृंखला को डायरेक्टली गिनना नहीं है। श्रृंखला की जो गिनती होगी वो आपकी किसके आधार पर होगी, श्रृंखला की गिनती होगी आपकी, अगर आपकी श्रृंखला में प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स या इस टाइप का कोई है तो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी, उसके क्रम के अनुसार होगी। आगे ध्यान में, तो हमें सबसे पहले क्या है, कार्बन की श्रृंखलाएं बनानी आनी चाहिए, और श्रृंखलाएं बनाने के लिए आपको क्या पता है, कार्बन की संयोजकता पता है। अगर मान लीजिए जब हम आपके सामने प्राइमरी वर्ड रूट की बात करते हैं, जैसे ये वर्ड रूट लिखा है, प्राइमरी सफिक्स को भी मिटा देते हैं, तो वर्ड रूट में आपको क्या करना है, वर्ड रूट में आपको क्या करना है, आपको देखना होता है सबसे मुख्य रूप से कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं। आगे समझ में, कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं। आपको कार्बन किस रूप में हो सकते हैं, आप बर्ड रूट में आपको लिखते हुए देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने बर्ड रूट लिखा है, और बर्ड रूट में आपके सामने लिखा हो सकता है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, बहुत आगे तक हो जाते हैं, ऐसे ही आगे तक हो जाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं। C1 है, आपको तो 5-6 से काम चल जाएगा और आपका तो काम यहाँ ही हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ तक ही काम कंप्लीट हो जाएगा यूपीएससी में, आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर C1 है तो इसके लिए जो वर्ड रूट होता है वो होता है आपका मैथ। बहुत ध्यान से देखना है इस मैथ को, ये गणित वाला मैथ नहीं है, सभी गणित वाला मैथ समझे। अगर C2 है तो यहाँ होता है आपका एच, आगे जन में, और अगर C3 है तो यहाँ होता है आपका प्रो, क्या होता है प्रो इस टाइप से। और अगर C4 है तो आपका होता है बट, नहीं कभी आप बट पढ़ो, इसको बोलते हैं ब्यूट, आगे जन में। और C5 होता है तो होता है आपका पेंट, यानी कि पेंट होगा। और C अगर 6 है तो आपका होगा हेक्स, आगे जन में हेक्स। और C7 है तो आपका होगा हेप्ट, और C8 है तुम यहाँ का पढ़ा लो, तो पता ही है या नहीं। C8 होगा तो ऑक्ट होगा। अभी सबसे मुख्य बात है, ये तो पता है मुझे भी, तुम्हें पता है, केवल कॉमन ही लिख रहे हैं हम। C10 है तो नॉन, और अगर C मान लीजिए 10 है तो डैक, आगे समझ में। और C अगर 11 है तो अनडैक, और अगर C 12 है तो डोडैक, क्या है डोडैक। और ये अगर C 13 है तो ट्राइडैक। और भी कुछ नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ इनके नाम के साथ पता होने के साथ सबसे मुख्य बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर C3 है या C4 है या C5 है या C6 है या C7 है या C8 है या C9 है या C10 है, तो ये कैसे हो सकते हैं, ये कैसे आपके उसमें हो सकते हैं। तो देखिए अगर C3 है तो C3 की श्रृंखला आपका कार्बनिक यौगिक में C और C और C ऐसे भी हो सकती है, और C3 की श्रृंखला आपके कार्बनिक यौगिक में इस टाइप से भी हो सकती है। अगर मान लीजिए हम ऐसे बना दें, या मान लीजिए हम इसको ऐसे करके कर दें, तो तुम सोच रहे होगे कि बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे करके कर दें। C3 की श्रृंखला ऐसे करके कोई सी भी तरीके से हो सकती है, और इनके बीच में हो सकता है कि डबल बॉन्ड भी हो। सिंगल तो कंपलसरी है ही है, हो सकता है कि इनके बीच में डबल बॉन्ड भी हो, या हो सकता है कि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो, लेकिन कभी भी इनके बीच में 4 बॉन्ड एक साथ नहीं हो सकते। ये ध्यान रखें, ये तो पता ही है, इनके बीच में 4 बॉन्ड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कार्बन के आपको पता है p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ और s अति व्यापन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अतिरिक्त उसमें sp5 हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं सकता। अगले में तो इस टाइप से